वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र पटवा फिजिक्स क्लासेस में। और मैं हूं जितेंद्र पटवा, जो कि आपको डेली की तरह आज भी आया हूं फिजिक्स पढ़ाने के लिए। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का जो टॉपिक कवर किया था वो दो स्थितियों में पढ़े हैं। ठीक है, तो एक पढ़े हम लोग क्या अक्षीय स्थिति में, और एक पढ़े हैं क्या निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या हम लोग पढ़े हैं कि ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है और यदि बिंदु इस बिंदु पे रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और एक हम पढ़े हैं कि यदि हम इसको यहां पे ले आए, आप थोड़ा देखिए कि यहां से यहां तक कितना कोण बन गया 90, मतलब यदि हम इस बिंदु पे ले आएंगे तो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यदि हमें बोला गया, जैसे ये दो स्थिति में दिया रहेगा तो हम तो बना सकते हैं। ठीक है, यदि इस बिंदु यहाँ बिंदु रहेगा, कुछ दूरी मान लेते हैं, यहाँ से कुछ दूरी 2 सेंटीमीटर या कुछ दूरी में है, तो हम लोग को पता है फॉर्मूला कि कितना होता है। अच्छा, यदि ये इस बिंदु पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पे तो भी हमें पता है, बट यदि हमें ऐसा पोजीशन दे दे, हमें अब ऐसा पोजीशन दे दे कि ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है और ये कोई बिंदु है। ठीक है, ये कोई बिंदु मान लेते हैं M है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब बताइए हम इस बिंदु पे कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, इस बिंदु पे हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस बिंदु पे कैसे ज्ञात करेंगे। क्या हमारे पास ऐसा कोई कंडीशंस है जिसके द्वारा हम इस बिंदु पे इस बिंदु पे इस बिंदु पे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, ये बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बिंदु दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इससे ये कितना कोण पे झुका। जैसे मूल मध्य बिंदु है, हम लोग दोनों ही कंडीशनों में, दोनों स्थितियों में, निरक्षीय स्थिति पढ़े तो भी और अक्षीय स्थिति पढ़े तो भी, दोनों ही स्थितियों में हम लोग मूल बिंदु से लेके चलते हैं। क्यों मूल बिंदु से लेके चलते हैं पता है आप लोग को? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होती है 2l। अच्छा, इसके मध्य बिंदु से लंबाई कितना होता है l, और इसका कितना होता है l। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं मध्य बिंदु से, क्योंकि हमें इससे इसकी भी दूरी उतना ही डिस्टेंस पड़ता है, ये भी आवेश उतना ही डिस्टेंस पे है, दूरी पर है, और इस बिंदु से ये भी आवेश उतने ही डिस्टेंस पर है। तो वह बिंदु जहां से दोनों आवेशों की दूरियां समान होती है, हम उस बिंदु से दूरियां लेते हैं किसका, जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो हमें इससे लेना पड़ेगा, तो ये इस बिंदु पे हमें ज्ञात करना है। तो अब हम केवल दूरियां नहीं लेंगे, यहां पे अब हम केवल दूरी नहीं लेंगे, ये दूरी तो रहेगा ही, मान लेते हैं r, बट हमें अब देखना है कि ये वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से कितने कोण पर भी चल रहा है। ठीक है, मतलब हम अब किस रूप में निकालने लगे हैं, वो हम लोग कार्तीय रूप में निकालते थे, अब हम किस रूप में आ गए हैं, ध्रुवीय रूप, मतलब पोलर फॉर्म। ध्रुवीय रूप निकालेंगे हम लोग, पोलर फॉर्म निकालेंगे अब। ठीक है, अब हमें पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म मतलब क्या होता है कि यदि कोई बिंदु है तो उस बिंदु पे हम डिस्टेंस लेते हैं r और कोण लेते हैं थीटा। यही पोलर फॉर्म होगा, पहले हमने पढ़े हैं। ठीक है, 11th क्लास में पढ़े थे, मैथ्स में भी पढ़े हैं, ऐसे ही पढ़े हैं कि पोलर फॉर्म मतलब क्या होता है, दूरी और कोण दोनों साथ में लेते हैं। ठीक है, तो हमें इस बिंदु पे निकालना, हमें क्या चाहिए, अब केवल दूरी नहीं चाहिए। जैसे हमें इसमें क्या चाहिए था, केवल दूरी चाहिए होता था, r का मान निकालना होता था, बट यहाँ पे हमें केवल r का मान नहीं निकालना है, r के मान के साथ हमें क्या चाहिए कि वो कितने कोण पे झुका हुआ है। जैसे इस बिंदु पे, अच्छा यदि मैं बोलेगा इस बिंदु पे निकालिए, तो इस बिंदु पे निकालने के लिए बोलेगा, मान लेते हैं m है, तो ये इसकी दूरी, पहले हम इस केंद्र बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालेंगे और प्लस ये अक्ष से कितना कोण पे झुका हुआ है वो भी। अच्छा, नंबर 2 ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो हम कोण लेंगे, तो कोण कहां लेंगे, हम लोग इधर से इधर लेते हैं, राइट। हम लोग पता भी है कोण हम जब भी लेते हैं क्या लेते हैं, इस इधर से ये चलना स्टार्ट करते हैं, मतलब दाएं से बाएं की ओर आते हैं कोण। अब ये कोण नहीं ले लीजिएगा, ये कोण नहीं होता। ठीक है, कोण कभी लेकर क्या लेंगे हम लोग, यहां से लेते हैं। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर आते हैं कोण लेकर के। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हमें कोई बिंदु दे दिया जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम उस बिंदु पर, अच्छा उस बिंदु पर यह भी बताया है कि वो अक्ष पर है या अक्ष के लंबवत है, नहीं, अब वो किसी बिंदु पर है, तो हम क्या कैसे ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम लोग इसको एक्चुअली में समान स्थिति बोलते हैं। समान स्थिति का मतलब क्या है, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए ठीक है, हेडिंग लगाते हैं क्या कि
किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव कारण, किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र, तो हमें क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, डायग्राम इधर ड्रॉ कर देते हैं। तो मान लेते हैं क्या, ये अपना क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है। तो जैसा कि हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव कहते किसको हैं, तो जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के आवेशों को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं क्या, ये है -q और ये है +q। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया आपका l और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया क्या, l। मतलब कितना हो गया टोटल, टोटल हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, अपना टोटल लिखेंगे तो इसको l + l दैट इज 2l। ठीक है, ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु P नहीं लेंगे, क्या मान लेते हैं बिंदु M है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये बिंदु, अब चूंकि हम लोग पीछे दो व्यंजक जब पढ़ लिए हैं, दो फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, तो उस दोनों फॉर्मूला में क्या किए थे कि जिस भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता था उस बिंदु को हम क्या करते थे कि केंद्र बिंदु से मापते थे। तो ये हमारा मान लेते हैं क्या है, केंद्र बिंदु है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, मिला दिए। तो मान लेते हैं कि इसकी दूरी कितनी है, ये कितनी दूरी पर है, यहाँ पे r दूरी पर है और कितना कोण पर है, थीटा कोण पर है। ठीक है, ये r दूरी पर है और थीटा कोण पर है, करेक्ट। चलिए, तो ये r दूरी पर है और थीटा कोण पर है। अच्छा, अब हमें बताइए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण चाहे हम किसी भी स्थिति में निकालेंगे, किसी भी स्थिति में निकालेंगे, हमें किस रूप में मिलता है। जैसे कि हम बोले कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो हम लोग सीधे बता देंगे क्या, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r³। करेक्ट है। निरक्षित में बोला गया तो हम सीधे बोलेंगे क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। ठीक है, तो यदि हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना होगा, वेक्टर फॉर्म में मतलब कि सदिश रूप में, यदि इसे सदिश रूप में निकालना है, करेंगे लोग वेक्टर E बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर p, ये निकालना पड़ता। अब तो देखिए कि इसमें सदिश राशि कौन है, तो p, इसमें सदिश राशि कौन है, तो p। मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किस राशि पे निर्भर कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। ठीक है, ये तो इसका कांस्टेंट है। और r दूरी भी क्या है, दूरी तो है लेकिन वो क्या है, अदिश राशि है। तो किस पे निर्भर कर रहा है, p पर। और p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि एक सदिश राशि होती है। तो थोड़ा बताइए कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव निर्माण कर रहा है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी। तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। मतलब कि जो हम वैद्युत द्विध्रुव यहां निकाल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा क्या होगी, ये माइनस से क्या होगा, प्लस। क्या है, वेक्टर p है। ठीक है, क्या है, वेक्टर p है। तो यदि इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कुछ इस रूप में आएगा। मतलब कि इस बिंदु पर जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर p होगा, उसकी दिशा क्या होगी, माइनस से प्लस की ओर होगी, करेक्ट। अब हम लोग ऐसा पढ़े हैं, ठीक है, कि यदि कोई सदिश अक्ष से कुछ कोण पे झुका हुआ है, सपोज दैट ऐसा कोण पे झुका हुआ है, मान लेते हैं p है, तो क्या, अब ये सदिश राशि है, तो क्या हम इसके दो समकोणिक घटक प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके दो समकोणिक घटक प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो करते हैं। ठीक है, यदि कोई सदिश राशि है तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एक x और एक y घटक। x में क्या लेते हैं, p cos थीटा, y में क्या लेते हैं, p sin थीटा। x में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसके साथ कोण बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये p cos थीटा और इसका लंबवत क्या हो जाएगा, p sin थीटा। तो हम लोग पहले पढ़े हैं
कि यदि हमारे पास कोई सदिश राशि है और वो अक्ष के साथ किसी कोण पे झुका हुआ है तो हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं मिल रहा है जिससे हम इसको बना सके, ठीक है। तो हम क्या किए कि ये जो वेक्टर पी था, ये वेक्टर पी जो है, इस वेक्टर पी को हम दो भागों में बांट दिए, ठीक है। ये जो वेक्टर पी, इसको नहीं, ये जो वेक्टर पी था, इन दोनों के बीच का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, ये चूंकि वेक्टर फॉर्म है, सदिश राशि है, तो हम क्या किए कि इस वेक्टर पी को दो भागों में क्या कर दिए, बांट दिए, ठीक है। तो दो भाग बांट दिए, तो इसकी थोड़ा दिशा देखिए, इस ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दिशा क्या था, यहाँ पे वेक्टर पी यहां से यहां था, ठीक है, यहां से यहां था। हम मान लेते हैं ये क्या है, कोई अक्ष है, ये क्या है, कोई अक्ष है। बताइए इस अक्ष से ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है, करेक्ट। देखिए यहां से यहां तक की दूरी r है और ये कितने कोण पे है, थीटा कोण पे। अब हम ये समझ सकते हैं, या तो ये इस पर झुका होगा, या तो ये वाला जो लाइन है OM जो है वो इस पर झुका होगा, या तो ये इस पर झुका होगा, दोनों हो सकते हैं। जैसे हम एक बनाया ऐसे, ठीक है, ये हम कोण बोल दिए थीटा, तो इसमें हम बता सकते हैं क्या कि कौन किस पे झुका हुआ है, नहीं बोल सकते ना। ये इससे भी, ये भी इससे कोण बना रहा है, ये भी इससे कोण बना रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, समान कोण बना रहे हैं। तो हम क्या बोल दिए कि ये हमारा कोई अक्ष है और इस अक्ष से ये वैद्युत द्विध्रुव जो है एक कोण बना रहा है, कितना, थीटा। तो क्या हम इसके दो घटक प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इसे दो भागों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं, जी बांट सकते हैं। एक घटक का नाम होता है क्षैतिज घटक और एक का नाम होता है क्या, ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। एक का नाम होगा क्षैतिज और एक का नाम क्या होगा, ऊर्ध्वाधर। तो हम इसको क्या करेंगे, दो भागों में बांट देंगे। जैसे हम लोग एक पढ़े थे फॉर्मूला नहीं, जैसे ये कोई बिंदु है, ठीक है, और ये बिंदु पर एक बल लग रहा है F इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में बल लग रहा है। तो यदि हमें इस बल को दो भागों में बांटना होगा तो क्या करते हैं हम लोग, एक इधर लगाते हैं, एक इधर बांटते हैं। यदि इससे ये कोण थीटा बना रहा होगा तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, F cos थीटा, और इधर लगा रहा था क्या लिखेंगे इसको हम लोग, F sin थीटा। और जब इन दोनों का हम परिणामी निकालेंगे हमारा F मिलता है। तो इसी प्रकार से हम यहां भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि वेक्टर p जो है सदिश राशि होती है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग क्या करेंगे, दो समकोणी घटक प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा परिणामी है, ये क्या है अपना, ये परिणामी है, और ये परिणामी इसके साथ क्या कर रहा है, एक कोण बना रहा है। ये परिणामी इसके साथ क्या कर रहा है, कोण बना रहा है। तो हमें पता है कि परिणामी जिस अक्ष के साथ कोण बनाता है उस अक्ष को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक, और उसके लंबवत वाले को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, ये है। तो हम क्या किए, इसका दो भाग बांट दिए, एक बांट दिए क्या अपना, ये हो गया क्षैतिज, हम इसको क्या लिखेंगे, P cos थीटा, और एक हम बांट दिए क्या, इसको हम क्या कर दिए, दो भाग बांट दिए, मतलब ये यहां और ये यहां, ये हमारा बन गया, जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, P cos थीटा। और एक और हम क्या करेंगे, इसी का घटक, क्योंकि हम दो घटक बांटते हैं। तो देखिए इसका लंबवत क्या है, ये है, इसका लंबवत क्या है, ये है, तो एक हम बांट दिए इसमें, तो इसका हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, P sin थीटा, ठीक है। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया P sin थीटा, अब इसका क्या हो गया, P cos थीटा, ठीक है। इसका ले लिए हम P sin थीटा, क्यों, क्योंकि ये परिणामी क्या है, इसके साथ कोण बना रहा है, ठीक है, इसके साथ कोण बना रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्षैतिज घटक, मतलब P cos थीटा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि इसका लंबवत है तो ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक, मतलब क्या, P sin थीटा। अब इससे है मतलब नहीं है, ये इससे मतलब इससे नहीं है, क्या है, क्योंकि इसी को दो घटक में तोड़ दिए, एक घटक का नाम हो गया P cos थीटा, एक घटक का नाम हो गया P sin थीटा। और क्यों तोड़े पता है, क्योंकि P क्या होता है, वेक्टर P, मतलब P एक सदिश राशि है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, उसके दो समकोणी घटक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो एक को बांट दिए P cos थीटा में, एक को बांट दिए हम लोग P sin थीटा में। अब देखिए कि हमें इस बिंदु पे निकालना है, हमें इस बिंदु पे निकालना है। तो ये अब बिंदु इस वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष कौन सी स्थिति में है, देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ये इसको हम नाम दे देते हैं -q + q, -q + q।
तो ये वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष ये कौन सी स्थिति में है? हम बताएंगे कौन सी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में। इस वैद्युत द्विध्रुव मतलब इस घटक के सापेक्ष ये बिंदु किस स्थिति में है, विलक्षण स्थिति में। तो चलिए तो लिखना कैसे है, इतना समझ में आ गया सबको कि हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमें इस बिंदु पे निकालना था, तो हम इसको क्या कर दिए, दो घटक में प्राप्त कर दिए, दो घटक बांट दिए p को, एक हो गया p cos थीटा, एक हो गया p sin थीटा। अब p sin थीटा के सापेक्ष बिंदु किस स्थिति में है, निरक्षीय में, p cos थीटा के सापेक्ष बिंदु किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। ठीक है, तो हमें इसको लिखना कैसे है, तो क्या लिखेंगे, माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं ये AB है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2l है। ठीक है, अच्छा, इसके केंद्र बिंदु O से r थीटा दूरी पर हमें लिखना है r और थीटा। तो जैसे हम r थीटा लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम r दूरी बता रहे हैं और थीटा जो है उस अक्ष से कोण बता रहे हैं। तो r थीटा दूरी पर कोई बिंदु M है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश के बीच होती है। ठीक है, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, अतः हम इसके दो घटक प्राप्त कर सकते हैं। एक क्षैतिज घटक p cos थीटा जो कि OM के अनुदिश होगी, OM के अनुदिश, और एक p sin थीटा जो कि OM के लंबवत होगी। तो हम यहां लिखना पड़ेगा हमें कि चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है या सदिश राशि है, अतः इसके दो घटक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो एक हो जाएगा क्या, p cos थीटा, ये क्या है, क्षैतिज घटक, और थोड़ा p cos थीटा की दिशा बताइए क्या है, OM के अनुदिश। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, p sin थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक, ये क्या है, OM के लंबवत। ठीक है, इतना हम बता देंगे। अब हमें क्या बताना पड़ेगा कि बिंदु M क्षैतिज घटक के सापेक्ष किस स्थिति में है, थोड़ा देखिए, अक्षीय स्थिति में बताया हम, अक्षीय स्थिति में है। ठीक है, ये जो बिंदु M है ये p cos थीटा, यही ना है p cos थीटा, देखिए तो ये वाला ही तो p cos थीटा है, ये वाला p cos थीटा है। ठीक है, तो ये p cos थीटा वाले के साथ ये किस स्थिति में है, तो बढ़ाया गया अक्ष पर स्थित होगा, तो हम क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति। तो हमें पता है अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला, तो यदि मान लेते हैं कि इस घटक के सापेक्ष बिंदु, यहाँ पे बिंदु पर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E1, और E1 की दिशा भी क्या होगी, ये देख रहे हैं, एरो बनाया हूं, तो E1 का क्या हो जाएगा अपना, ये बाहर इधर, और इसके द्वारा क्या होगा, लंबवत है तो इधर हो जाएगा। ये मान लेते हैं क्या अपना E1, और ये मान लेते हैं क्या अपना E2। ठीक है, ये E1 वाला क्या है, E2, तो इसका परिणामी, तो ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, इन दोनों का परिणामी यदि E, अब चूंकि परिणामी क्या होता है, दोनों सदिशों के बीच में, देखिए यहाँ पे एक सदिश ये, तो परिणामी क्या है, इनके बीच में है। तो एक सदिश E1 चूंकि ये क्षैतिज में है तो बाहर की ओर होगा, चूंकि ऊर्ध्वाधर में है तो क्या हो जाएगा, इधर होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर। तो ये हमारा क्या है, परिणामी। तो E1 बराबर पहले लिखते हैं क्या, तो 1/4πε0, और क्या होता है 2p, वहां लिखते हैं। तो क्या है, हम p लिखेंगे क्या, नहीं, हम p नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस घटक, ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, तो p cos थीटा है, p नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, p cos थीटा भाई कितनी दूरी पे है, मूल मध्य बिंदु से r दूरी पर, तो क्या हो जाएगा ये r क्यूब।
इसी प्रकार बिंदु M ऊर्ध्वाधर घटक के सापेक्ष, घटक मतलब क्या है, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में है क्या निरक्षीय स्थिति में? तो ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव और ये क्या है अपना निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो हम ये भी देख लीजिए थोड़ा सा कि हम इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर क्यों दिए हैं E2। तो देखिए ये है प्लस और ये क्या है माइनस, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव प्लस से माइनस की होती है, तो इसके ये हो जाएगी। अच्छा, हम इसको इसका लिखिए, देखिए माइनस है और ये क्या है प्लस। हम इसको यहाँ पे E1 इधर क्यों दर्शाए हैं OM के अनुदिश, क्योंकि ये है माइनस और ये क्या है प्लस। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है हमेशा, चूंकि हम इसको ऐसे घुमा दिए हैं, इसको क्या कर दिया ऐसे घुमा दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा E1। ठीक है, तो हमें है तो E2 बराबर कितना आ जाएगा ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और निरक्षीय स्थिति में कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ होता है। हम यहाँ P लेंगे क्या, नहीं, यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें P sin थीटा बाय RQ। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या E1 और क्या हो गया E2। अब थोड़ा देखिए कि ये दोनों क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव और ये वैद्युत द्विध्रुव कितना कोण पर है एक दूसरे से, तो ये दोनों घटक, ये वैद्युत द्विध्रुव और ये वैद्युत द्विध्रुव दोनों क्या है एक दूसरे के लंबवत घटक है, मतलब इनके बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम यहां लिखेंगे यदि M पर परिणामी तीव्रता E हो तो E बराबर कितना हो जाएगा, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस। अब यहां पे कोण कितना बन रहा है E1 E2 के बीच 90, तो 90। अब थोड़ा बताइए कॉस 90 का मान कितना होता है, तो कॉस 90 का मान होता है क्या 0। तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, तो अपना आ क्या जाएगा E बराबर, अपना E बराबर आ जाएगा क्या E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि E1 E2 इंटू 0 क्या पूरा 0 होगा, बच जाएगा अपना E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर का मान कर देंगे, और मान रखिए E1 स्क्वायर का ये, तो यहाँ पे रखते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा कम जगह है, हम लोग ये यहाँ पे रखते हैं। सो E बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट E1 का मान कितना दिया हुआ है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बाई RQ का स्क्वायर और प्लस, इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं, थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि एक लाइन नहीं अपना आ जाए। सो यहाँ पे ठीक है, यहाँ के पास सीधे यहाँ लिख रहे हैं E बराबर अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा बाई RQ का स्क्वायर प्लस E2 कितना दिया हुआ है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p sin थीटा बाई RQ का स्क्वायर। ठीक है, तो हम किए क्या E1 और E2 मान पुट कर दिए। अब तो इसमें देखिए कुछ कॉमन निकलने वाला टर्म है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई RQ यहाँ भी है और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई RQ यहाँ भी है। हम क्या करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई RQ का स्क्वायर को हम बाहर कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर के रूप में है ना, ये स्क्वायर के रूप में है, बाहर कर देते हैं। बचा क्या अपने पास, तो ये बच गया है 2 cos थीटा और ये बच गया है प्लस sin थीटा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कि हम लोग कैसे लिखेंगे।
तो वीडियो को पॉज करके आप लोग को उतारना हो तो उतार सकते हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा इरेज करने वाला हूँ, क्योंकि जगह अपने यहाँ से यहाँ लेकर चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। सो ये स्क्वायर के टर्म में है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा अपना, इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर से करने क्या होता है, कट जाता है। तो ये अपना आ जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई आर क्यूब अंडर रूट, सॉरी ये पूरा स्क्वायर नहीं बचेगा ना, ये पूरा स्क्वायर नहीं बचेगा, ये चूंकि इसका है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा अपने पास। तो क्योंकि हम यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई आर क्यूब निकाल देते, क्या हो गया 2p cos थीटा का स्क्वायर और प्लस है तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई आर क्यूब बचा sin थीटा का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 4 और cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये अपना cos स्क्वायर थीटा प्लस है तो प्लस और sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और इसको हम लोग अच्छे से लिखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई आर क्यूब अंडर रूट और 4 cos का क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे ये। सो e बराबर अपना कितना आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये होता है 1। तो ये अपना क्या आया, ये अपना आया किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। अब हम यहां से ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला आया है क्या वो सही है या गलत है। क्या हम इसकी सहायता से किसी भी बिंदु पे निकाल सकते हैं, क्या ये जब निकाले हैं क्या हम इसकी सहायता से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। चलिए हम चेक करके देखते हैं कि निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। आई थिंक तो आप लोग उतार लिए होंगे और नहीं उतारेंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार सकते हैं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चंस कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए तथा उसकी सहायता से अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन कीजिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक सो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और यदि आप लोगों को समझ में नहीं भी आए, यदि इससे रिगार्डिंग कुछ डाउट्स होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से समझा दूंगा इसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चेक करना है, अक्षीय स्थिति में। तो थोड़ा देखिए फिगर में फिर चलते हैं हम लोग। और अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि ये जो बिंदु है ये बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये तो अक्षीय स्थिति होता है, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है और ये बढ़ा गया अक्ष पे। तो जब ये वाला बिंदु यहाँ पे आ गया तो थीटा मान कितना हो गया, ये यहाँ आ गया तो थीटा मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान, क्योंकि ये यहाँ चला गया तो थीटा मान था ही। अब इसे हम थीटा मान पे फिर घुमा दिए तो थीटा मान पहले था और हम इसको थीटा मान फिर घुमा दिए, क्या हो गया, थीटा मान कितना 0। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 0 डिग्री। मान पुट कीजिए यहाँ पे, तो E बराबर कितना आ जाएगा, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। सो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p बाई आर क्यूब और अंडर रूट cos स्क्वायर 0 का कितना होता है, cos स्क्वायर 0, तो cos स्क्वायर तो नहीं, cos 0 का होता है 1। सो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 1 में 3 का गुना करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 कितना होता है दोस्तों, 3 प्लस 1 होता है 4, होता है ना जी, होता है 4। ठीक है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है अपना कितना 2, तो ये क्या हो जाएगा 2p/r। अब थोड़ा देखिए, यही है क्या अपना अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला।
1/4πε0 2p/r³। ठीक है, तो आई थिंक तो ये हम निकाले थे। अच्छा चलिए निरक्षीय स्थिति के लिए चेक कर लेते हैं। तो निरक्षीय स्थिति को चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, अब इस बिंदु को हमें क्या करना पड़ेगा, ये बिंदु है। तो निरक्षित में क्या होता है, ये बिंदु को हम घुमाएंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पे ले आएंगे। जब यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ से यहाँ थीटा है और यहाँ से और भी कुछ घुमाएंगे तो ये पूरा कितना एंगल बन जाएगा, तो ये अपना एंगल बन जाएगा कितना, 90 है ना। देखिए तो ये बिंदु ऐसा खींचेंगे रेफरेंस लाइन तो क्या हो जाएगा, इससे कितना को बना रहा है, 90 डिग्री का। तो निरक्षित में क्या होता है 90 डिग्री थीटा का मान। सो 90 रखिए इस समीकरण में। सो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 p/r³ √3 cos स्क्वायर 90 + 1। अब थोड़ा बताइए cos 90 कितना होता है, तो cos 90 का मान होता है कितना 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 0। सो कितना आ जाएगा 3 × 0 और +1। तो कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग, 3 × 0 कितना हो जाएगा 0 कि 3 नहीं 0 होगा। ठीक है, तो 0 और +1, तो 0 और +1 कितना होता है 1, और 1 का रूट निकालेंगे तो अपना आएगा 1 ही। तो देखिए दोस्तों फिर से आगे अपना कितना, E बराबर 1/4πε0 p/r³। तो ये निरक्षीय स्थिति और ये अक्षीय स्थिति, मतलब कि हम इसके द्वारा इस फॉर्मूला की सहायता से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा तो हमें ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन आई थिंक सो 5 नंबर का पूछता है, 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो आई थिंक मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं उतारा होगा उस वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। ठीक है, ओके। सो दोस्तों अपना अगला टॉपिक का नाम क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या एक समान विद्युत क्षेत्र, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, कि वह क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा एक समान होती है, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो हम क्या करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यह क्या है, अपना एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, E। मतलब ये एक समान विद्युत क्षेत्र कितना है, परिमाण में कितना है, E है, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ये अपना एक वैद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं माइनस है और ये क्या है +q, और इसके बीच दूरी कितना दिया हुआ है दोस्तों 2a। हमें पता है प्रभाव में कितना होता है 2a होता है। तो ये मान लेते हैं कि a और b क्या है, a अपना वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो +q और -q से मिलकर बना है, सॉरी ये +q होगा। ठीक है, +q -q से मिलकर बना हुआ है और जिसकी प्रभावी लंबाई क्या है 2l है। तो अब ये चाहे यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा होगा, यदि ये AB एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा होगा तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, परिणामी बल कितना होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ होगा तो उस पर लगने वाला परिणामी बल कितना होता है, बराबर 0। ठीक है, इस पे जो परिणामी बल लगेगा, मतलब दोनों जो बल लगाएंगे, ठीक है, वो कुल बल मिलकर कितना हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, देखिए ये कोई यहाँ पे कोई आवेश है +q आवेश, तो इस पे कितना बल लगेगा, चूंकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र कहते किसको है,
विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं? चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, मतलब ये आवेश एक बल का अनुभव करेगा। कितने बल का अनुभव करता है? हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र का परिभाषा में, कितना करता है? F इक्वल टू QE, बताया था मैंने। ठीक है, तो यहां पर भी जो बल लगेगा ये क्या लगेगा? QE, और इसी तरह क्या होगी? E की ओर, दैट इज इधर। ठीक है, ये भी एक आवेश है और इस पर भी एक बल लगेगा। ठीक है, ये भी, इस पर भी कितना लगेगा? क्योंकि ये दोनों परिमाण में क्या है? समान है, तो इसमें भी कितना बल लगेगा? QE। और इसकी दिशा जो है, चूंकि माइनस आवेश का क्या होगा? इसके विपरीत होगा। अब देखिए कि इस विद्युत क्षेत्र में दो आवेश रखे थे जिस जो एक वैद्युत द्विध्रुव निर्माण करते थे, और उन आवेशों पे कितना बल लग रहा है? QE और QE, बट दिशा दोनों का क्या है? विपरीत। तो दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा? F बराबर, जैसे हम बोल दिए F1 और क्या है? F2, तो F1 प्लस F2 होता है। अच्छा, हम वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म निकालते हैं हम लोग, तो वेक्टर F बराबर क्या निकलेगा? वेक्टर F हो जाएगा F1 QE और प्लस वेक्टर F2 क्या हो जाएगा? जो हम उसको प्लस नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा अपने को? माइनस, तो दैट इज माइनस QE। तो वेक्टर F बराबर कितना आ जाएगा? QE प्लस माइनस माइनस QE, दैट इज कितना? 0। तो आगे क्या अपना 0। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल कितना होता है? 0। ठीक है, बल 0 होता है, बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। ठीक है, बल जो है वो 0 होगा, बल आघूर्ण 0 नहीं होता है। तो इस पे कितना बल लग रहा है? QE। इस पे भी कितना बल लग रहा है? QE। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो आवेश है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर भी कितना बल लग रहा है? ये बल ही तो है, QE। और इस बिंदु पर भी कितना बल लग रहा है? QE। ठीक है, मतलब कि दोनों के दोनों बल क्या है? परिमाण में बराबर, QE QE। ठीक है, और दिशा में क्या है? एक उधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। ठीक है, दिशा में क्या है? विपरीत। और एक और चीज देखिए कि इनका जो फोर्स का जो एक्टिंग लाइन है, मतलब कि क्रिया रेखा है, मतलब जिस बिंदु पे वो कार्य कर रहे हैं, किस रेखा पे कार्य कर रहे हैं, वो भी दोनों क्या है? अलग अलग है। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं और पढ़ते हैं क्या? बल आघूर्ण के बारे में। तो बल आघूर्ण नहीं, बल युग्म। तो बल युग्म किसको बोलते हैं? कि जब समान परिमाण के दो बल, मतलब दो बल जो हैं वो अलग अलग बिंदुओं पर कार्य कर रहे होते हैं और इनका परिमाण भी समान, किंतु दिशाएं जो है वो विपरीत हो, और ये इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं, तो ये बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन हमें यहां भी देखने को मिल रहा है कि ये भी QE, ये भी QE, दोनों का दिशाएं जो है दूसरे से क्या है? विपरीत है, और प्लस दोनों की क्रिया रेखाएं भी क्या है? अलग अलग है। मतलब ये क्या करेगा? एक बल युग्म का निर्माण करेगा। ठीक है, तो QE और QE दोनों एक क्या करते हैं? बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बल युग्म करता क्या है? ये जो है, ये बल इधर जो QE लग रहा है, अब ये QE क्या करेगा? इस वैद्युत द्विध्रुव को अपनी ओर लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये उधर खींचने का प्रयास करेगा और ये जो है इधर खींचने का प्रयास करेगा। मतलब कि ये वैद्युत द्विध्रुव अब इन दोनों बलों के द्वारा क्या होगा? ये ऐसे रोटेट होने लगेगा, मतलब घूमने लगेगा। कहां से घूमेगा? अपने मूल बिंदु, अपने मध्य बिंदु से तो घूमेगा। मतलब कि ये क्या करने लगेगा? ये ऐसे रोटरी मोशन, मतलब ये ऐसे घूमेगा तो क्या होगा? देखो, ये ऐसे घुमा रहा है और ये क्या कर रहा है? ऐसे घुमा रहा है, मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा? ऐसे घूम जाएगा। तो ये दोनों क्या करेंगे? इस वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। ये इसको इधर लाने का प्रयास करेगा और ये इसको इधर लाने का प्रयास करेगा। मतलब ये जो बल युग्म बने हैं, ये बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि यदि कोई भी बल युग्म किसी भी रेखा को बोल सकते हैं, वस्तु को समांतर एक दूसरे के ऊपर बल अर्पित करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल युग्म का आघूर्ण। यदि ये घूमने लगेगा तो जितने बल से घूमेगा, दोनों को मिलाकर जितने बल से घूमेगा, उसको क्या बोलेंगे? बल युग्म का आघूर्ण, और उसको बोलते हैं क्या? बल आघूर्ण। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, दैट इज टाउ।
ठीक है। टाउ कितना हो जाएगा, ये क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, एक बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। यही फॉर्मूला होता है कि हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे बल आघूर्ण का फॉर्मूला, कि टाउ बराबर क्या होता है, एक बल इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो थोड़ा देखिए, एक बल दोनों बल में से क्या ले लेंगे, दोनों का सब क्यू ई है, तो क्यू ई इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दो जो बीच की दूरी लेते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया रेखा। ठीक है, तो इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा क्या है, ये है। तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, ये होगी क्या दूरी, ये यदि इसको बी ले और इसको हम ले लेते हैं एम, तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, बी एम। ठीक है, लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, बी एम। तो क्या लिखेंगे, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी दैट इज क्या, बी एम। ठीक है, तो बीएम, हमें बीएम का मान पता है क्या, नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र के साथ, एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पे झुका हुआ है, सपोज थीटा कोण पे। मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र कितना कोण पे झुका हुआ है, विद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पे झुका है, थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो जब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज मिल रहा है, तो त्रिभुज मिल रहा हमारा ए एम बी, ए एम बी। ए एम बी में फाइंड क्या करना है, बी एम फाइंड करना है। तो बी एम क्या है, ये कोण है, तो ये क्या होगा, लंब। ये लंब है और क्या होगा, तो हमें लंब फाइंड करना, तो लंब निकालने के लिए कौन सा लगाते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब लंब होता है, लंब दिया हुआ है बी एम और कोण कितना दिया हुआ है, ए बी, ए बी। तो बी एम बराबर कितना आ जाएगा, bm बराबर आ जाएगा क्या, ए बी साइन थीटा। तो हमें ए बी का मान पता है कितना है, 2l साइन थीटा, यही है। bm बराबर कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। अब इसका वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा अपना, क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। सो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, e इंटू क्यू इंटू 2l साइन थीटा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं भाई, e लिख दिए, q इंटू 2l साइन थीटा। और q इंटू 2l कितना होता है, तो q इंटू 2l होता है क्या, बल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो q इंटू 2l बराबर क्या होता है अपना, p। सो हमारा टाउ बराबर कितना आ जाएगा, टाउ बराबर सो e इंटू p साइन थीटा। अब चूंकि बल आघूर्ण जो है वो क्या होता है, सदिश राशि। तो यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो वेक्टर टाउ बराबर, या तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी, या तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी, या क्योंकि हमें पता है कि ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा, और बी क्रॉस ए कितना होता है, ए बी साइन थीटा। हम दोनों लिख सकते हैं, बट हम ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, तो इनकी दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। अब थोड़ा देखिए कि हम लिखेंगे क्या, ई क्रॉस पी लिखेंगे या पी क्रॉस ई लिखेंगे। तो हमें दिशा बताना है, तो दिशा बताने के लिए क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वो किधर घूम रहा है, वैद्युत द्विध्रुव जो है वो घूम किधर रहा है। क्या ये E से P की दिशा में घूम रहा है या P से E की दिशा में घूम रहा है। यदि ये P से E की दिशा में घूम रहा होगा तो हम क्या लिखेंगे कि ये P क्रॉस E है, और ये E से P की दिशा में जा रहा होगा तो हम क्या लिखेंगे, E क्रॉस P। ठीक है, तो अब हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस। और यदि हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो इसको घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे आएगा। तो देखिए ये ऐसे आ जाता है,
यदि ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये इसको इधर घुमाने का प्रयास कर रहा है, इधर घुमाने का प्रयास कर रहा है, मतलब कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कि ये जो घूम रहा है, जो वैद्युत द्विध्रुव है वो कैसे घूम रहा है, इधर घूम रहा है। तो अभी P का दिशा ये है, और जैसे हम घुमाएंगे तो ये P में घूम रहा है और P घूम के किस साथ आ रहा है, E के साथ आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बताएं, यदि P से घूम के E के पास आएगा तो हम क्या बोलेंगे, P sin थीटा, और यदि ये E से घूम के P के पास जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, EP। ठीक है, वेक्टर E = वेक्टर P। बट ये तो ये घूम रहा है ना, और ये घूम के कहां आ रहा है, E के पास आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, ऐसे धनात्मक क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला P क्रॉस E, ये नहीं होगा। ठीक है, तो अपना इसको हम क्या लिखेंगे, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर, तो ये आपका क्या, बल आघूर्ण। अब हमें इसकी कुछ स्थितियां ज्ञात करनी है। ठीक है, कुछ स्थितियां ज्ञात करनी है, तो यदि आप लोग उतारना होगा तो उतार सकते हैं, अन्यथा पॉज करके, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है, तो स्थितियां क्या होंगी, स्थिति नंबर 1, यदि हम थीटा का मान 0 रख देते हैं, यदि हम थीटा का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, हम देखेंगे कि क्या टाउ भी बल आघूर्ण भी 0 होता है कि नहीं। भाई कुल बल तो कितना होता है 0, कुल बल कितना होता है 0, तो क्या बल आघूर्ण भी 0 होते हैं कि नहीं होते हैं, उसको देखते हैं। तो हम पहले क्या रखें, थीटा वाला 0, मतलब कि बल आघूर्ण, इस जो ये दिया हुआ है अपना वैद्युत द्विध्रुव, इसको क्या किए हैं, इस विद्युत क्षेत्र के समांतर कर दिए। थीटा वाला 0 डिग्री मतलब क्या, समांतर कर दिए। तो टाउ बराबर कितना आ जाएगा, P E sin 0, और sin 0 मान कितना होता है 0। तो टाउ का मान भी, मतलब बल आघूर्ण का मान भी 0 होता है। बल का मान तो 0 होता ही है, बल का मान तो 0 होता ही है, चाहे वो एक समान विद्युत क्षेत्र में किधर भी रखे हो, बल का मान 0 होगा। लेकिन बल आघूर्ण का मान 0 कब होता है, जब इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में उसके समांतर रखा हुआ। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण का मान 0 होता है कब। हमें कब बताना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल तो प्रत्येक स्थिति में 0 होगा, किंतु बल आघूर्ण जब वो क्षेत्र के समांतर रखा होगा, समांतर रखा होगा तो क्या हो जाएगा ये। और अधिकतम रखना होता तो क्या लिखेंगे, यदि हम थीटा बराबर 90 रख दें तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर PE sin 90, PE sin 90। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, PE sin 90 में होता है 1, सो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, P into E। ठीक है, तो ये क्या मिलता है अपना मैक्सिमम। तो यदि मैक्सिमम पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, मतलब ये ऐसे, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को, यदि हमारा ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसको हम ऐसे रखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अधिकतम प्राप्त होगा, और यदि समांतर रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका बल आघूर्ण, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे बल आघूर्ण। ठीक है, तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को फिजिक्स, इस चैनल पर यदि आप वीडियो देखते हैं तो फिजिक्स आपको बहुत ईजी लगेगा। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो अगले वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।